हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग का जो है आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट 700 एमसीक्यू का जो सीरीज चल रहा है, जिसमें से हम लोग इस सीरीज में 7 वीडियो को हम लोग देखेंगे, जिसमें से 6 वीडियो को हम लोग देख चुके हैं और यह वीडियो होगा 7वां, जिसमें 601 से प्रश्न नंबर 601 से लेकर के हम लोग 708 नंबर क्वेश्चन तक को देखेंगे, 708 तक। ठीक है, हर वीडियो में 100 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ है, प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, आप वहां जा करके देख सकते हैं। ठीक है, 601 नंबर क्वेश्चन से चलिए देखते हैं। बहुत वीवीआई एमसीक्यू है, जो इसमें परीक्षा, आगामी परीक्षा जो है अभी आपका 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ की परीक्षा या अन्य पीसीएस की परीक्षा, उसमें प्रबल संभावना है इससे कि हूबहू प्रश्न आपको आ जाएंगे, लड़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 601 नंबर प्रश्न देखते हैं। 600 तक का हम लोग देख चुके हैं अलग अलग वीडियो में। यह जो है एक सीरीज चल रहा है, पार्ट 6 तक हम लोग देख चुके हैं, या पार्ट 7 होगा। तो 601 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? आपको जवाब देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, ठीक है, भूमिगत रह करके जेल से फरार होकर के आंदोलन को जारी रखा। 602 नंबर देखिए, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे? तो योगेंद्र शुक्ल जो लाए गए थे वो लाए गए थे आपको पटना। ठीक है, पटना। योगेंद्र शुक्ल भी जो है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए थे, है ना, जयप्रकाश नारायण के सहयोगियों में से एक थे। ये है 603 नंबर क्वेश्चन देखिए, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो श्रीमती राम प्यारी। ए ऑप्शन हो जाएगा। 604 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? तो ये जो थी आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 605 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था बलिया जिले में। ठीक है, ये है समानांतर सरकार स्थापित की गई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 606 नंबर देखिए, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए और इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। तो इसमें अधिकतम प्रभावी जिला कौन था? इस जो दंगा हुआ इसमें सबसे अधिक प्रभावी जिला कौन था? तो 606 का हो जाएगा मुंगेर जिला सर्वाधिक प्रभावित था। हालांकि ये सारे जिलों में प्रभाव जो दंगा का प्रभाव था, लेकिन मुंगेर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था मुंगेर पर। 607 नंबर क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो 607 का आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, 608 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नामोल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। तो समानांतर सरकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो बना था, एक तो बलिया में और दूसरा सतारा में। सतारा पड़ता है महाराष्ट्र में, तो बलिया और सतारा दोनों में। तो एक और दो आंसर हो जाएगा, 608 का ए हो जाएगा। ठीक है, 609 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन है भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा थी। कारण है भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा भी थी। तो 609 का आंसर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या भी है। ठीक है, यही बात है। 610 नंबर देखिए, कथन है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको आरएसएस कहते हैं आप, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, मतलब उसमें भाग नहीं लिया। तो कारण है कि इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। तो इसका क्या आंसर होगा? 610 का आंसर हो जाएगा आपको सी, है ना, सी। क्या कहता है देखिए, ए सही है, मतलब कथन सही है, कारण गलत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। 611 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली, है ना। तो कारण है कि करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। उपयुक्त में से कौन सही होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है ना कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, ये बात है। 612 नंबर क्वेश्चन देखिए,
नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर नीचे के कूट से चयन करें। कथन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। कारण है कि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। तो क्या होगा इसमें? 612 का ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है। कारण जो है कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए गंभीरता से, तो और ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, 613 नंबर देखिए। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था। एक पैम्पलेट होता है ना, प्रकाशित करके जो बांटा था, जारी किया था। दी वे आउट पैम्पलेट, इस निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? पैम्पलेट में बहुत सारे चीज़ों का जिक्र था, प्रस्ताव था, तो इनमें से कौन सा चीज़ था इसमें पैम्पलेट में? ये है, इसका आंसर हो जाएगा डी, संवैधानिक गतिरोध का हल निकालना। इस पैम्पलेट में एक बात ये भी था बहुत सारी बातों में से, और ये जो बाकी 3 है ए बी सी, ये नहीं था, है ना, तो ये चीज़ है। 614 नंबर देखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह कौन सा नगर था? तो कहाँ जन्म हुआ था उनका? तो कटक में, उड़ीसा के कटक में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला 615 देखिए। वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की, है ना। ये है त्रिपुरी अधिवेशन में के अध्यक्ष बनने के बाद फिर इस्तीफा दिए थे वो 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उन्होंने किया था, कांग्रेस में ही एक गुट अलग बनाया था। 616 नंबर देखिए। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, तो इसमें जो है कहाँ पर आई? तो तत्कालीन मलाया में, है ना, ये है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1942 में। ठीक है, 618 देखिए। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति मोहन सिंह था, कैप्टन मोहन सिंह था। ठीक है, बाद में फिर सुभाष चंद्र बोस बने, ये रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस। 619 नंबर क्वेश्चन देखिए। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। मतलब स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी कब? सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं के बल पर किया था, तो 21 अक्टूबर 1943 को वहीं से किया था। बाहर ही थे उस समय, वो बाहर इंडिया में थे नहीं। ठीक है, तो 620 नंबर। INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो INA जो है कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी। ठीक है, ये है। बाद में भले सुभाष चंद्र बोस को कमान मिल गया था इसका, ये है। तो 621 देखिए। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय मतलब हेड ऑफिस जो था वो रंगून में था, है ना। 621 का बी हो जाएगा। ठीक है, 622 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो वो था आपका रास बिहारी बोस ने, बी। 622 का बी हो जाएगा। 623 देखिए। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये कहा था, 623 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 624 देखिए। INA मानसिक पुत्र था किसका? मतलब इंडियन नेशनल आर्मी जो है मानसिक पुत्र था किसका? तो मोहन सिंह का। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह का। और 624 जगह ज्ञानी प्रीतम सिंह का, सॉरी इसका आंसर ये बताया जा रहा है ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आई वाची फुजीवारा का। ठीक है, ये चीज़ 625। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? मतलब आज़ाद हिंद फौज में अलग अलग रेजिमेंट थे, जवाहर रेजिमेंट, गांधी रेजिमेंट, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, सुभाष रेजिमेंट, इस तरह से बनाया गया था रेजिमेंट। तो इनमें से रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? तो ये है आपका 625 का
सुभाष चंद्र बोस ने। रेजिमेंट वाला व्यवस्था जो है सुभाष चंद्र बोस ही किया था। ठीक है, कहाँ गया सुभाष चंद्र बोस, डी, सॉरी डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी। उसके बाद आइए 626 नंबर, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? तो आज़ाद हिंद फौज के जो भी लोग बच गए थे उस पर मुकदमा चला था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। लाल किला में मुकदमा चला था, लाल किला में उसकी बहस हो रही थी। तो कुछ लोग इन आर्मी की तरफ से लड़ रहे थे वकील, और कुछ सरकार की तरफ से। तो उसमें जो है किन जो बचे थे कैप्टन वगैरह, जैसे आज़ाद हिंद फौज के सुभाष चंद्र बोस तो पहले प्लेन क्रैश में मर ही चुके थे। तो गुरदयाल सिंह, प्रेम सहगल और शहनवाज, ये तीनों के बचाव के पक्ष में जो है यहाँ के वकील, कुछ राष्ट्रवादी वकील इनों के पक्ष में लड़ रहे थे, है ना, दलील दे रहे थे। मोहन सिंह उस समय नहीं थे, कैप्टन मोहन सिंह मर चुके थे। ठीक है, तो ये है सी आंसर हो जाएगा। जय सिंह किसका नारा था? ओ सॉरी, जय हिंद किसका नारा था? तो जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का नारा था। ठीक है, थोड़ा नज़र भी खराब हो गया है ना, जय हिंद को जय सिंह। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। 628 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? मतलब आज़ाद हिंद फौज के जो जितने भी फौज थे उन पर जो मुकदमा चला था, तो उनका मुकदमा जो है कौन लड़ रहे थे? तो बहुत सारे वकील लड़ रहे थे, तो उसमें से हेड वकील कौन थे, यही पूछा जा रहा है। तो इसमें से हेड वकील जो थे वो थे भोला भाई देसाई। ठीक है, 628। 629 नंबर देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? ये आपको देना है सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने, ये हो जाएगा आंसर। 630 देखिए, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? तो ये दिया गया था आपको राशिद अली को, राशिद अली को। ठीक है, ये है। 631 नंबर क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज दिवस जो मनाया गया था 12 नवंबर 1945 को, 12 नवंबर 1945 को, ये ऑप्शन हो जाएगा। 632 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? कि देश नायक जो कहा था वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था सुभाष चंद्र बोस के बारे में। 633 नंबर देखिए, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो आज़ाद हिंद फौज के जो जिस पर आरोप लगा था, उन पर मुकदमा चला था, तो उनके पक्ष में जो वकील सब लड़ रहे थे उसमें थे चित्तरंजन दास, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने सॉरी वकालत की थी। अच्छा, वकालत करने की बात पूछा जा रहा है, तो इसमें से किसने वकालत की थी? तो तेज बहादुर सप्रू थे वकीलों के ग्रुप में, ये लोग नहीं थे, चित्तरंजन दास नहीं थे, मोतीलाल नेहरू नहीं थे, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। ठीक है, तो तेज बहादुर सप्रू थे, मतलब सर टीबी सप्रू। 634 नंबर देखिए, वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमों में पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो नहीं की वाला बात पूछा जा रहा है। तो भोला भाई देसाई तो थे ही वकील इन लोगों की तरफ से लड़ने वाला, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, कैलाश नाथ काटजू भी थे, वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। तेज बहादुर सप्रू भी थे, ये है। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सफल हुए थे। तो वे थे कौन? तो वे जो थे आपका जवाहरलाल नेहरू, टी आंसर हो जाएगा। 636 नंबर क्वेश्चन देखिए, समझ में नहीं आया होगा 635, तो फिर से क्वेश्चन को जो है बैक जा करके सुन लीजिए अच्छा से, है ना। ये है क्वेश्चन, बड़ा दमदार है, वो स्टेटमेंट है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत चीज़ छिपा हुआ उस क्वेश्चन में। 636 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है कौन आया था? तो कैबिनेट मिशन आया था। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुई 1945 में, तो 46 में कैबिनेट मिशन आया था। साइमन कमीशन 1928 में आया था भारत। वेवेल योजना जो है
जो है आपका 42-43 में, क्रिप्स मिशन 1942 में ये है। 637 नंबर, निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? तो जो है किसने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? तो ये हो जाएगा 600 कैबिनेट मिशन में। कैबिनेट मिशन जो है कहा था कि एक स्वायत्त सरकार होगा की व्यवस्था की जाएगी, अपना संविधान होगा, संविधान सभा गठन होगा, इस तरह की बात है ना, ये सब चीज़। अब ये पंचायती राज से इसको लिंक मत कर दीजिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज, ये सरकार की व्यवस्था के बारे में बताया रहा था, है ना, ये बताया जा रहा, पूछा जा रहा है। 638 638 नंबर, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। तो क्या क्या कौन किया था? सर पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में, है ना। कैबिनेट मिशन का जो नेतृत्व किया था, मतलब अध्यक्ष था, वो था सर पैंथिक लॉरेंस। इसमें 3 मेंबर आए थे, ठीक है, एबी अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस, है ना, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये थे। तो इसमें जो अध्यक्ष थे वो पैंथिक लॉरेंस थे, ठीक है। 639 देखिए, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो था आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 639 का हो जाएगा सी। 640 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सही कौन सा नहीं है? तब पाकिस्तान की स्वीकृति सही नहीं है, बाकी सभी है। प्रांतीय समूहीकरण किया जाएगा, ये कैबिनेट मिशन बताया था। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, अंतरिम तौर पर मंत्रिमंडल, उसमें भारतीय सदस्य शामिल होंगे, ये भी कहा था। संविधान निर्माण करने के लिए का अधिकार मिलेगा और उसके लिए निर्वाचन होगा, प्रत्येक 10 लाख पर एक निर्वाचन करके अधिकारी जो है आएंगे सदस्य, और वो संविधान सभा का गठन करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति को मांग को ठुकरा दिया था कैबिनेट मिशन, कहा कि बाद में पहले संविधान बन जाए और उसके बाद फिर आप टूटना चाहते हैं तो तोड़ लीजिएगा, अपने आप को अलग हो जाइएगा, अभी उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ है। 641, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो इनमें से जो है कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में इनमें से कौन था पूरी तरह से? तो वो था आपका महात्मा गांधी, ठीक है। ये है कैबिनेट मिशन। 642, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो इसमें जो है कथन पहले पढ़ लेते हैं। इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, बिल्कुल सही, एक संघीय सरकार की स्थापना के लिए सिफारिश की कैबिनेट मिशन ने। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया, नहीं ये बात नहीं, न्यायालय के बारे में कोई बात नहीं। इसने ICS और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया। ICS में मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज में जो है भारतीयों के लिए और अधिक सीट का व्यवस्था, इस तरह से नहीं, ये भी बात नहीं था। तो ओनली एक उत्तर सही है। 643, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो लॉर्ड वेवेल और क्रिप्स मिशन दोनों से वार्ताएं कौन की थी? तो अबुल कलाम आज़ाद। 643 का हो जाएगा ए, क्योंकि वो उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 644 पर आइए, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत के विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उद्धरण का संबंध है किससे? यह है कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन के बारे में यह बात कहा गया है, कैबिनेट मिशन के द्वारा जो भी घोषणा किया गया था वही चीज़ है, ठीक है। 644 का डी हो जाएगा। 645 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया था, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? तो ये कौन सा में जो है मिशन में यह प्रस्ताव रखा दिया गया था? तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में, ठीक है, ये है। मतलब अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, मंत्रिमंडल जिसमें सभी लोग भारतीय होंगे, इस तरह का, है ना। वायसराय का कार्यकारिणी परिषद का मतलब होता है मंत्रिमंडल, ये कार्य करने वाली संस्था, कार्यपालिका जिसको आप कहते हैं। तो ये है। 646 नंबर देखिए, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसका सदस्य नहीं था सर पैंथिक लॉरेंस, तो अध्यक्ष ही थे। एबी अलेक्जेंडर भी मेंबर थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स भी मेंबर थे, ये नहीं थे, लॉर्ड एमरी नहीं थे मेंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। 647 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब?
तो संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, उसी में अस्थायी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष। फिर 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर आगे की कार्यवाही संविधान निर्माण की दिशा में बढ़ा। तो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा के लिए चुनाव होने के बाद। 648 देखिए, इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर काम किया है? तो वो क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। 649 देखिए, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे कौन? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। 649 का हो जाएगा अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी का ही मान्य होता है, अगर प्रथम पूछा जाए और दोनों ऑप्शन में आ जाए तो राजेंद्र प्रसाद ही मारना है, ठीक है। वो तो अस्थायी तौर पर बनाया गया था और सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, इनमें से किसी नहीं। तो सत्यानंद सिन्हा जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन से उनका कोई लेना देना नहीं था, दांडी मार्च में भी वो दूर दूर तक नहीं थे, ठीक है। ये 651 नंबर देखिए, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था किसने? सबसे पहले संविधान अपना संविधान हो, अपना संविधान सभा हो और वो खुद संविधान स्वयं का बनाए, इसके लिए जो इस ऑप्शन के आधार पर सबसे पहले कौन मांग किया था ये बताना है। तो कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ठीक है, प्रस्तुत किया था, ठीक ये है। 652 देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद, संविधान निर्मात्री परिषद का मतलब हो गया संविधान सभा, ठीक है। जो संविधान सभा का गठन हुआ था, बस यही शब्द पर मत जाइए, ठीक है। में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में आने था? तो 10 लाख पर एक प्रतिनिधि था। 653 नंबर देखिए, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? तो जीवी मावलंकर, ठीक है, ये है। 653 का हो जाएगा जीवी मावलंकर, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने भार संभाला, तो ये है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 654, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 654 का हो जाएगा ए, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। तो प्रांतीय सभाओं द्वारा जो है चुनी गई थी, उसको लोग प्रत्यक्ष तौर पर नहीं चुने थे, लोगों के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि विधायक लोग होते थे प्रत्येक राज्य में, वो जो है संविधान सभा के लिए सदस्यों को चुनकर भेजे थे, ठीक है। तो ये है। और सीट निर्धारण किया गया था कि एक सीट जो संविधान सभा में होगा वो प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, इस तरह से। 655 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, गठन किया गया था कि जो है कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत, ठीक है, डी। 656 नंबर देखिए, 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंतरिम कैबिनेट की जो अध्यक्षता है वो की थी आपको जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। जवाहरलाल, अंतरिम कैबिनेट जो बना था मंत्रिमंडल, उसमें जो अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। 57 देखिए, जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो कब हुआ था? तो सितंबर 1946 में, ठीक है। 658 पर आइए, निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? तो अबुल कलाम आज़ाद, उस समय जब पहली बार अंतरिम सरकार की व्यवस्था हुई मंत्रिमंडल के, तो अबुल कलाम आज़ाद मंत्री नहीं बने, दूसरे वाला में बने थे, बाकी सभी लोग मंत्री थे, लियाकत अली खान, राजेंद्र प्रसाद, ये सब, ठीक है। 658 का हो जाएगा सी। 659 का देखिए, अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो रेल मंत्री किसे बनाया गया था, ये आपको पूछा जा रहा है। तो ये था आसफ अली, है ना, आसफ अली। उसके बाद आइए जो है 660 नंबर, जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खान को जो विभाग दिया गया था वह कौन सा था? तो वित्त विभाग दिया गया था लियाकत अली खान को, ठीक है, फाइनेंस। 661 नंबर देखिए,
निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था, अंतरिम सरकार या अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था। जिस मंत्रिमंडल का गठन जो है, जिस मंत्रिमंडल का गठन कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया था, तो इसमें से कौन नहीं थे। तो 661 का हो जाएगा BR अम्बेडकर। उस समय अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं बनाए गए थे। ठीक है। 662 देखिए, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो 662 का हो जाएगा खाद्य एवं कृषि। राजेंद्र प्रसाद को भी मंत्री बनाया गया था। उधर वो संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर भी काम संभाल रहे थे और इधर मंत्री पद भी इनको मिला था। ठीक है, हर तरह का जिम्मेदारी निभा रहे थे लोग। ये है। 663 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित किया था। तो 663 का हो जाएगा 16 अगस्त 1946 का। 16 अगस्त 1946 का सीधी कार्यवाही दिवस मनाया है ना, मतलब दंगा फसाद का शुरू किया ये मुस्लिम लीग ने। ठीक है। 664 नंबर देखिए, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई। तो 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई। तो 46 में भी प्रांतों में चुनाव हुआ था, जिस प्रकार से 1937 में हुआ था उसी प्रकार से। तो मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई 1946 के चुनाव में, तो वो बंगाल में। ठीक है, पूर्ण बहुमत से। 665 देखिए, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। तो कब की थी, तो ये की थी आपको जो है फरवरी 1947 में, है ना। क्लीमेंट एटली की सरकार आ गई थी, तो उन्होंने ये घोषणा किया कि जो है जून 1948 तक भारत छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले ही आज़ादी मिल गई, ये है, छोड़ दिया। 666 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। कब, तो 18 जुलाई 1947 को। ठीक है। 667 नंबर, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, माउंटबेटन आए थे और वो अपना एक योजना बनाए कि किस तरह से देश को 2 देश में बांटना है और फिर किस तरह से व्यवस्था को करके तब फिर वो उनको जाना था यहाँ से। ठीक है, इस तरह से। 668 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी। तो वो जो सरकारी तौर पर जो घोषणा हुई थी माउंटबेटन योजना की, ये हुई थी आपको 3 जून 1947 को। डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 669 देखिए, माउंटबेटन योजना आधार बनी किस चीज़ का। तो यथासंभव देश के विभाजन का। माउंटबेटन योजना किस चीज़ का आधार बना, तो देश विभाजन का। ठीक है। 670 देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। तो भारत आए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। ठीक है, ये है, आए थे यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, लेकिन विभाजन का घोषणा करके जो है माउंटबेटन घोषणा करके विभाजन कर दिया। ठीक है, ये चीज़ है। 671 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो क्लेमेंट एटली था, लेबर पार्टी के, है ना। ये भारत के प्रति थोड़ा उदार भाव रखता था, क्लेमेंट एटली। ठीक है। 672 देखिए, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी। तो लेबर पार्टी की। क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने थे, लेबर पार्टी 1946 में ही सत्ता इनको मिला ही था। ठीक है, तो ये है। 673 नंबर देखिए, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष इनमें से कौन था, ये बताना है। तो JB कृपलानी था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 के समय का पूछ रहा है, तो JB कृपलानी उस समय अध्यक्ष थे। ठीक है, ये चीज़ है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारतीय विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था। तो ये किया था आपको खान अब्दुल्ला गफ्फार खान। सीमांत गांधी के नाम से भी ये जाने जाते हैं। ठीक है, खान अब्दुल्ला गफ्फार खान। ठीक। 675 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 जून 1947 को
कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन? तो इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे आपका आचार्य JB कृपलानी, है ना। आचार्य, जब विभाजन का घोषणा हो गया तो कांग्रेस के द्वारा भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, मतलब समर्थन दे दिया गया। 676 नंबर देखिए, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था किस चीज़ का? तो ये था आपका लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। 677 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कब? तो ये हो गया था कैबिनेट मिशन की अस्वीकार करने के साथ ही, है ना, साथ ही। 678 देखिए, कथन अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी, कारण है अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, बी, है ना, बी आंसर हो जाएगा। 679 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है, नीचे है आपका कथन और कारण। कथन है कि स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही, कारण है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 679 का? तो हो जाएगा ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, ए गलत है परंतु आर सही है, डी आंसर हो जाएगा। 680 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो रेड क्लिफ, है ना। भारत और पाकिस्तान जब विभाजित हुआ तो सीमा का निर्धारण करने के लिए रेड क्लिफ की अध्यक्षता में एक रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, ये चीज़ है। 681 नंबर क्वेश्चन देखिए, कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, कारण है वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, सी, मतलब कथन सही है, कारण गलत है। 682 नंबर देखिए, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। ठीक है, वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। ठीक, ये है। 683 नंबर क्वेश्चन देखिए, नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव को समर्थन किया? तो 683 का हो गया अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, 684 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद पक्ष में समर्पण के रूप में लिया, है ना। ये तो इस किसने लिया? तो ये लिया डॉक्टर किचलू ने, वही किचलू जिनकी गिरफ्तारी पर जलियांवाला बाग में सभी लोग एकत्र हुए थे। ठीक है। 685 नंबर क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था किसने? तो उस विभाजन कमेटी जो बना था, परिषद काउंसिल जो बना था कि भारत और पाकिस्तान जो अलग हो रहा है, तो उसमें जो है कुछ कांग्रेस के भी लोग मेंबर थे और कुछ मुस्लिम लीग के भी थे। माउंटबेटन उसमें अध्यक्ष थे, है ना। विचार विमर्श करना था कि हम कितना संपत्ति लेंगे, आपको कितना जाएगा, इस तरह का ये काउंसिल बना था। ठीक है, तो इसमें कांग्रेस की तरफ से पूछा जा रहा है प्रतिनिधित्व किनका था? तो 685 का हो जाएगा 2 और 3, मतलब है कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल दोनों थे। ठीक है, ये है। 686 देखिए, रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त किया गया था? तो रेड क्लिफ समिति जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, है ना, ये सी आंसर हो जाएगा। 687 देखिए, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाव दिया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। ठीक है, ताकि मामला सलट जाए और देश टूटे ना। गांधी जी चाहते थे देश ना टूटे। ये है। 688 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था? तो 688 का आंसर हो जाएगा KM पन्नीकर ने।
ब्रिटिश आया था तो नो डाउट भारत को एकीकरण किया था, बहुत सारे क्षेत्र जो है बिखरे पड़े थे राजे रजवाड़ों का, सबको एक साथ एक बैनर तले लाया। फिर बाद में भारत और पाकिस्तान टूट करके दो टुकड़े हो गए। तो केम पन्नीकर ने यही बात कही थी कि ठीक है, ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि कि भारत का एकीकरण हुआ। 689 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? भारतीय राष्ट्रवाद जो है ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? तो ये है आर कॉपलैंड की, आर कॉपलैंड की। ठीक है। 690 देखिए, 14 या 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया, है ना? तो ये जो गाया आपका MS सुब्बालक्ष्मी ने, MS सुब्बालक्ष्मी ने। ठीक है। उसके बाद 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण किया? तो अंतरिम संसद के रूप में जो है सत्ता ग्रहण किसने किया था? संविधान सभा को ही संसद के रूप में जो है काम करने का दायित्व सौंपा गया था। तो बी हो जाएगा 691 का। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी, तो गवर्नर जनरल ने। ठीक है। पहले अवसर पर जो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्ति हुई थी, पहला मंत्रिमंडल में जो अंतरिम सरकार बना था, उसमें गवर्नर जनरल ने ही नियुक्त किए थे, के द्वारा ही नियुक्त किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ये है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो माउंट बेटन ही हुए। ठीक है। स्वतंत्र भारत में भी वो बने रहे, फिर बाद में जब वो जाने लगे तब सी राजगोपालाचारी को, और वो अंतिम और प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल आप कह सकते हैं सी राजगोपालाचारी को। ठीक है। भारत का अंतिम वायसराय भी आप कह सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन को, चूंकि वायसराय का पद हटा दिया गया था और फिर गवर्नर जनरल फिर से नाम दे दिया गया था। भारत के प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हुए? तो वो सी राजगोपालाचारी हुए। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र होने के बाद जो फिर से मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तो विधि मंत्री जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे BR अम्बेडकर को, है ना? ये है। 697 देखिए, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? भारत जब विभाजन हो रहा था भारत और पाकिस्तान का, तो उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? तो वो थे महात्मा गांधी। किसी समारोह में वो भाग नहीं लिए। 698 का हो जाएगा महात्मा गांधी। वो बड़ा आहत थे कि देश दो टुकड़ा में बट गया। ठीक है। ये है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1946 में मेरठ में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? 699 का आंसर हो जाएगा आचार्य JB कृपलानी। ठीक है। 700 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, है ना, क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है। ये हो जाएगा सी आंसर। 701 नंबर देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो 701 का हो जाएगा आपको MA जिन्ना, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये किया था 702 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 1905 में। ठीक है। ये है। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की थी? ये भी एक समानांतर सरकार था, जैसे वहाँ सतारा में और बलिया में हुआ था ना, उसी प्रकार से बंगाल के मिदनापुर में भी एक पैरेलल सरकार का गठन हुआ था, पैरेलल सरकार का, तो 1942 में। ठीक है। डी 703 का। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, HC वेल्स और हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की, है ना? तो निम्नलिखित में से कौन मामला है ऐसा जिसमें कि अल्बर्ट आइंस्टीन उस समय थे, HC वेल्स, हेराल्ड लास्की, इस तरह के विद्वान लोग भी उस पर कुछ अपना स्टेटमेंट दिए थे। तो कौन से केस को लेकर के? तो वो थे मेरठ षड्यंत्र केस। ठीक है। ये है।
705 नंबर देखिए, किसने जो है मेरठ षड्यंत्र केस जो है कम्युनिस्टवादियों पर लगा था, है ना, ये चीज़ है। तो 705 नंबर देखिए, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ये 705 का हो जाएगा जेबी मैकाले ने, जेबी मैकाले ने। 706 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार निर्दिष्ट कीजिए। तो 706 का आंसर हो जाएगा 2431, 2431। 2 है चंपारण सत्याग्रह 1917, 4 है अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, 3 है खेरा आंदोलन 1918 में ही खेरा आंदोलन भी हुआ, ठीक है, और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह ये 1919 में हुआ। तो इस तरह से कालखंड है, ठीक। 707 नंबर देखिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राधाकांत केवल जो मिलान है उसी को बताना है, तो 1 और 3 ही मिलान है, बाकी नहीं है। तो राधाकांत देव ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और कौन से सम्मिलित हैं ये बताना है। तो इसमें जो है आपका 3, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे और उसके अध्यक्ष राधाकांत देव को बनाया गया था। तो 1 और 3 सही है। गुजुल लक्ष्मी नरसू चट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। 708 नंबर देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें है आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले कालक्रम के अनुसार बताना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 में, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, रॉयल इंडियन नेवी में गदर 1946 में। तो कौन कैसे हुआ सीरीज, तो सीरीज हो गया 3-2-1, 3-2-1 सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट 700 MCQ मॉडर्न हिस्ट्री का आधुनिक भारत के स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्रता संग्राम का ये बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है। इसमें से, इस सीरीज में से आपको जो परीक्षा 7वीं बीपीएससी की परीक्षा होने वाली है उसमें आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ 15 क्वेश्चन लड़ जाएंगे हूबहू, देख लीजिए और मिला लीजिएगा जब भी परीक्षा होगा तब देखिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कुछ सीरीज लेकर के आ रहे हैं। थैंक यू।